हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा और क्या क्या वजूहात हैं सॉल्यूशंस को डिनाई भी हम यहाँ करेंगे उनकी। तो बात करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय वेल नोन मेथड जिसका नाम होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है भाई। तो हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन ये होती है, आप सब लोग जानते हो। और मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो आप iTab पे जाके देख लो, मैंने इस इक्वेशन का प्रूफ वहां पर कराया हुआ है। आपको पहले वो समझ लो, ज्यादा बेटर रहेगा इसको समझने से पहले। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच। चलो भाई, हमारे पास क्या भाई, ये गवर्निंग इक्वेशन है और मुझे क्या करना है, इसको सेपरेबल वेरिएबल मेथड से सॉल्व करके इसका जर्नलाइज सोल्यूशन फाइंड करना है। और अभी से बता दूं, ये इतना हलवा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, हलवा हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो भाई, सबसे पहले हम जब इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। मान लो मैंने आपको सोल्यूशन जब करवाया था तो इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ली थी जिस पर यहाँ x 0 था और यहाँ पे x जो था उसकी पूरी स्ट्रिंग की जो थी वो लेंथ थी। बिल्कुल ऐसा ही था। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन था, u ऑफ एक्स टी, डबल वेरिएबल फंक्शन था। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ जब x 0 होगा तो मेरी एक बाउंड्री कंडीशन, भाई स्ट्रिंग की बाउंड्रीज है ना ये दोनों, तो बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी। ये भाई याद रखने की जरूरत है और ये बेइंतहा जरूरी होती है। देखो यहाँ पे 0 पुट करूंगा, x बराबर 0 है और t, और ये बेसिकली कहाँ होगा, इनिशियली हो बाउंड्री कंडीशन होगा नहीं, बाउंड्री पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी फंक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। और ये वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे x क्या है, l है, तो इसकी जो बाउंड्री कंडीशन आएगी वो कितनी आएगी, लेंथ एंड टाइम इज इक्वल टू 0। ये दो मेरी क्या कहलाती है, याद रखना क्या होती है, बाउंड्री कंडीशंस। कौन सी होती है, बाउंड्री कंडीशंस, ये दोनों। अब सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसमें देखो टाइम का डेरिवेटिव भी दो बार दिया गया है, इसमें इनिशियल कंडीशंस भी दो होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। और किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें इन 4 कंडीशंस का पता होना लाजिम है जब आप सॉल्यूशन कर पाओगे। तो दो बाउंड्री तो निकाल ली, अब दो इनिशियल की बात कर लेते हैं कि इनिशियल में ऐसा क्या होगा। अब इनिशियल का मतलब आप सुनते ही समझ जाओगे कि टाइम 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली टाइम 0 होगा। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, और इनिशियल को मैं एक दूसरा नाम भी देता हूं, टेम्पोरल कंडीशंस। टेम्पो यहाँ पे आर आ जाएगा, RAL कंडीशंस। ये मेरे पास क्या बनेगी, टेम्पोरल कंडीशन बनेगी। वो क्या होगी, इनिशियली देखूंगा, इनिशियली अगर मेरे पास डिस्टेंस x हो, टाइम 0 हो, तो वो किसी न किसी f ऑफ x यानी किसी भी x के फंक्शन के बराबर होगा। जरूरी नहीं है x का फंक्शन भी हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन x का ही होगा, तो ये x के फंक्शन के बराबर होगा। अच्छा, जब मैं इस स्ट्रिंग को जब मैंने ड्राइव किया था तो मैंने इसको क्या किया था, पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, फोर्स लगाई, इस पर टेंशन फोर्स का हमने जिक्र किया था, ये बात आप जानते हो। तो उसके अंदर जब मैं उसको पकड़ के छोड़ रहा था तो उसमें वेलोसिटी क्रिएट हो रही थी एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर। इनिशियली क्या है, टाइम 0 है, तो बेसिकली वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी उस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टी इज इक्वल्स टू 0 पर हम क्या कह रहे थे, इसका मतलब जो भी होगा यहाँ पे क्या होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0 होगा और ये सोल्यूशन हमारा किसी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस आपको पता होना लाजिम है, नहीं पता होंगी तो आपका काम नहीं बनने वाला, यहीं से सुन लो। तो इन चारों कंडीशंस की मदद से मैं सोल्यूशन यहाँ पे करने वाला हूँ, देखते जाना। अब इन सोल्यूशंस को मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिख लेता हूँ ताकि इनको मिटा सकूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। u ऑफ t 0 होगा और बेसिकली ये u ऑफ एल एंड t ऑफ u जो था वो 0 हो जाएगा बेसिकली।
और दूसरी कंडीशन में यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है, और इनिशियली और टेम्पोरल कंडीशन में यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने कहा x, 0 किसी भी फंक्शन के बराबर था, और del u ओवर del t ऑफ फंक्शन ऑफ x t इज इक्वल टू 0 मेरे पास सेकेंड कंडीशन थी। ये आपको मैंने समझा दिया, अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने अपनी कंडीशंस को बाहर निकाल के रख लिया। अब आते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बाय सेपरेशन वेरिएबल्स, बाय सेपरेबल वेरिएबल मेथड बाय सेपरेबल वेरिएबल मेथड हम क्या करते हैं जब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? मान लेते हैं कि जो मेरा u फंक्शन है वो किसी दो इंडिपेंडेंट डबल फंक्शन के बराबर है, यानी दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी बार निकाला गया है? 2 मरतबा। तो यहाँ भी ऐसा कर लो, 2 बार निकाल लो। तो अगर मैं 2 बार निकालता हूँ तो यहाँ देखेंगे 2 बार निकालने से क्या होगा, मैंने कहा डेल स्क्वायर u ओवर डेल क्या होगा, टी स्क्वायर। टाइम का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x इज अ कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट लेके आप बाहर निकालोगे तो बेसिकली उसका सोल्यूशन बनेगा, वो बनेगा एक्स टी डबल डैश। डबल डैश के प्राइम नोटेशन होती है डेरिवेटिव को क्या करने की, शो करने की। तो इसका सोल्यूशन एक ही आया, चलो मान लेता हूँ। अब मैंने इसी को क्या निकाला, मैंने क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट करना है। एक्स डिफरेंशिएट करूंगा 2 बार, डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली टी अब जैसा रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव एक्स डबल बार और टी आ जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस मैंने यहाँ निकाले। अब इनको उठाकर मैं अपनी गवर्निंग इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा, जो कि मेरी वेव इक्वेशन है। मैंने कहा पुट इन इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में मैं दोनों पुट करता हूँ तो टी वाला रिजल्ट कितना है, एक्स टी डबल डैश इज इक्वल टू टाइम सी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट मेरे पास आया एक्स डबल डैश ऑफ टी। सोल्यूशन आ गया। यहां तक हमने बात की। चलो सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, बहुत ज्यादा आसान है। इस x को मैं यहाँ लेके जाता हूँ और c और t को नीचे लेके आता हूँ। तो देखो ऐसा बनेगा t डबल डैश ओवर t एंड 1 ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डैश ओवर x। मान लो ये किसी k के बराबर है, दोनों सॉल्यूशंस किसी k के बराबर है, और ये k एक कांस्टेंट टर्म होगी जो आप, अच्छा यहाँ से बात समझने वाली है। आपने अपने वायर को जब खींचा तो उस पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं। आपका वायर या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो बीच में होगा। कैसे होगा ना, यानी कि आपका कांस्टेंट क्या पता 0 हो, क्या पता पॉजिटिव हो, क्या पता नेगेटिव हो। हमें जो तीनों सोल्यूशन चाहिए ना, हमें नहीं पता कौन सा सोल्यूशन मेरी इक्वेशन के लिए सुटेबल है। तो मुझे तीनों कंडीशंस को यूज करके अपने तीनों सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के निकल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा आसान होगा। तो बेसिकली मुझे k को पहले 0 रखना पड़ेगा, फिर k को लेस देन 0 रखना पड़ेगा, फिर k को ग्रेटर देन 0 भी रखना पड़ेगा। तो फिर उसमें से हम एनालाइज करेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो सुइटेबल कौन सा है, और हमने कुछ 2 सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जिनको डिनाय करना पड़ेगा, हमें वो नहीं चाहिए होंगे, लेकिन निकालने आपने तीनों पड़ेंगे, ये बात याद रखनी है। चलो भाई, मान लिया ये दोनों किसके बराबर है, k के बराबर है। अब मैं कहता हूँ मेरा k 0 भी हो सकता है। जब k 0 होगा तो बेसिकली ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगी। जब 0 के बराबर हो जाएंगी तो मैंने कहा 1 ओवर सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी भी 0 हो सकता है, और मेरा क्या हो सकता है, x डबल डैश ओवर x भी जो है वो भी 0 हो सकता है। अब बेसिकली जो डबल डैश है सेकंड डेरिवेटिव है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर मैं इस दोनों नीचे फैक्टर को यहाँ 0 कर दूं तो मेरे पास t डबल डैश इक्वल टू 0 बचेगा, और यहाँ पर भी x डबल डैश इक्वल टू 0 बचेगा, 0 बचेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ t ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कह सकता हूँ x का डेरिवेटिव यानी कैपिटल X जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। जब 0 है तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव को 2 बार लिया जाए वो 0 हो जाता है? कौन सा होता है? बेसिकली इट्स अ लीनियर फंक्शन। अगर मैं बात करूं, देखो जरा यहाँ मेरी एग्जांपल सुन रहा, अगर मैं कहता हूँ मेरा y है
और वो बराबर है 2x प्लस 3 के। ये लीनियर फंक्शन है ना, बेसिकली लीनियर फंक्शन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव एक बार लेता हूँ, मैं देखो बेटा 2 आएगा, दूसरी बार लूंगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव 0 किस चीज का आता है, लीनियर फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा t का, वो बेसिकली क्या होगा, मैं कांस्टेंट की सूरत में मानूंगा। मैंने कहा c1 t प्लस c2 ये फंक्शन माना मैंने, और इसका भी एक फंक्शन मान लूंगा। मैंने कहा x इज इक्वल टू c2, बल्कि c2 ले चुके हैं, c3 ले लेते हैं, और यहाँ पर x आ जाएगा प्लस c4 आ जाएगा। ये मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, और मैंने कहाँ से निकाले थे, इस सब्स्टिट्यूशन करके। तो यहाँ पुट करने, बेसिकली सॉल्यूशन तो यहीं से आएगा ना। मैंने कहा u इज इक्वल टू x और t, मैंने कहा c3x प्लस c4, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ c1t प्लस c2। अब आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है ऑलवेज एक लीनियर फंक्शन बनेगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल एक लीनियर फंक्शन ही बनेगा। जब ये लीनियर फंक्शन बन रहा है, जब मैं अगर आप यहाँ सोचो, आपने वेव को ऊपर की तरफ क्या किया था, स्ट्रेच किया था, वो वेव बनाएगा। लीनियर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने इतनी मेहनत करके सॉल्यूशन निकाला, वो बेसिकली मेरे काम का नहीं है। यहाँ तक आपके साथ प्रैंक हो गया, यानी कि ये सॉल्यूशन मेरे काम का नहीं होगा। यहाँ तक तो मैंने बात करी, लेकिन निकालना जरूरी है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। मैंने पहला सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक आप देखो। अब मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है भाई। पहला सॉल्यूशन यही तक है, ठीक हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन देखिएगा, अगर मैं कहता हूं के मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाए, के मेरा 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर के 0 से बड़ा है तो मान के चल सकता हूं कि मेरा के जो है वो अगर 0 से बड़ा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, और मैं किसी भी कांस्टेंट पर स्क्वायर ले लूं और उसमें कितनी चाहे नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा मुझे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन। अच्छा भाई, पी स्क्वायर ले लिया, इसका मतलब ये है बेसिकली कोई पी स्क्वायर कोई रॉकेट साइंस से नहीं आया, मैंने बस अज्यूम किया है कि जो पी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि जब भी वैल्यू देगा 0 से बड़ी देगा, ठीक है भाई। यानी कि अब के किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर के। तो अपनी इन दोनों इक्वेशंस को पी स्क्वायर के बराबर कंसिडर कर लो। अब देखो कैसे, मैंने कहा 1/c स्क्वायर, देखो t डबल डैश ओवर t इज इक्वल टू बेसिकली क्या, पी स्क्वायर विच इज पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या करोगे भाई, x डबल डैश ओवर x जो था वो भी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर के। यहाँ तक बात मेरे समझ में आ जाती है। सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने कहा देखो t डबल डैश और इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी कह सकता हूं। और अगर इसको यहाँ लेके आता हूं, यहाँ से हटाओ, ये 0 आ जाएगा, सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, और इसको सॉल्व करना CF की मदद से बहुत ज्यादा आसान होता है। और अगर नहीं आता तो मेरी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट जाके देखो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ODEs नहीं आती तो PDEs आपको मैं नहीं मानता कि आएगी, मुश्किल होगी बहुत। तो ODEs का सोल्यूशन यहाँ पे हम बनाएंगे। अब देखो, इसको हम जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो बेसिकली जो डबल डेरिवेटिव होता है उसको लिखा जाता है डी स्क्वायर। ये आप देखो, वहां जाके समझ में आएगा कैसे, डी स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बेसिकली एज अ टी फंक्शन था, यहाँ पे टी था बड़ा वाला आ, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे भी लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। जब मैंने कहा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए, जब दोनों जगह रूट लूंगा तो यहाँ देखना डी की वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस एक माइनस पी सी। इतना तो आप सब लोग जानते हो, हायर लेवल पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, यहाँ तक आएंगे।
जब यहाँ से निकालूंगा मैंने कहा डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डी का सोल्यूशन आएगा वो आएगा प्लस माइनस पी। दोनों सोल्यूशन आ गए, बिल्कुल आ गए। अब इनका आपको CF बनाना पड़ेगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, तो वो सॉल्यूशन माना जाता है। चलो भाई यहाँ का फंक्शन बनाते हैं। इसको मैं टी क्वेश्चन में सोल्व कर रहा था, तो मेरा टी का वैल्यू क्या आएगा, मैंने कह दिया मान लो कांस्टेंट 1 होगा e की पावर PCT, कौन सा फंक्शन था, टी का, प्लस C2 e की पावर माइनस PCT। ये जो मेरे पास बना वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना किसका, इस इक्वेशन का। देखो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझोगे, अगर आपको समझी हुई है तो बेसिकली बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, अब इसका निकालेंगे। देखो इसके भी रियल रूट्स हैं और अलग अलग है, बैक प्लस में माइनस, उसका सोल्यूशन भी ऐसी बनेगा। मान लो x का सोल्यूशन क्या बना, मैंने कहा C3 e टू दी पावर px प्लस C4 e टू दी पावर नेगेटिव px। आपके पास ये दो सोल्यूशन महज निकल कर आ गए। वही काम करेंगे, देखो इन दोनों को इसकी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने यहीं से निकाले हैं। तो बेसिकली जो u का सोल्यूशन बन रहा है वो इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने कहा C3 e टू दी पावर px प्लस C4 e टू दी पावर माइनस px एंड मल्टीप्लाइड बाय C1 e टू दी पावर PCT प्लस C2 e टू दी पावर माइनस PCT। ये दो फंक्शन बन रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक और दफा प्रैंक हो चुका है। क्यों, ये सोल्यूशन भी काम का नहीं होगा, क्योंकि देखो इस फंक्शन में हर जगह e टू दी पावर आ रही है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ना तो जीरो हो सकता है और ना आगे पीछे होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है ये। यानी कि आप इसमें कितनी माइनस भी है प्लस भी है, तो बेसिकली इंक्रीज फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और आप देख सकते हो जब आपने अपनी वायर को उठाया था तो लाजमी नहीं है कि आपका वायर ऐसे ही वाइब्रेट करे, आपका वायर ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता था, लाजमी नहीं था। तो देखो जरूरी नहीं कि वायर ऐसे ही जाए, वायर नीचे से भी जा सकता है। तो ये तो फंक्शन ही इंक्रीजिंग हो गया, नहीं इसका मतलब जो है ये शो कर रहा है कि मेरा जो वायर और स्ट्रिंग था वो बेसिकली ऊपर की तरफ ही है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। तो मेरा ये सॉल्यूशन भी गलत साबित हो गया, मतलब प्रैंक हो गया। आपके सामने इतनी मेहनत करी फिर भी कुछ नहीं काम बना। अब बात करेंगे थर्ड केस की, जहां पर मेरा k जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, इतना लिखो, मिटाएंगे। मिटाते लिया, चलो भाई। ऐसे प्रैंक होते रहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो मैं कहता हूं कि मेरा k जो था वो नेगेटिव जीरो से छोटा था, तो मैं मान सकता हूँ भाई मेरे पास कोई भी एक वैल्यू थी जो नेगेटिव में थी। अब यहाँ पे p की जगह कोई भी वैल्यू रखूँ, आंसर नेगेटिव लाजमी आएगा, मतलब छोटा है, इसकी जगह ये यूज कर लेता हूँ। तो वही काम करूंगा, इन दोनों को नेगेटिव p स्क्वायर बराबर रख के इवेल्युएट करूंगा। तो देखो कैसे, मैंने कहा 1 ओवर c स्क्वायर t डबल डैश ओवर t इज इक्वल टू नेगेटिव p स्क्वायर एंड द सेकंड इक्वेशन इज x डबल डैश ओवर x इज इक्वल टू बेसिकली नेगेटिव p स्क्वायर। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, फिर बन गई। फिर वही काम करते हैं, CFPI निकालते हैं। देखो भाई को सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने कहा t डबल डैश प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर t, और इसको मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ ऐसे करके, यहाँ आ जाएगा t, बल्कि लिख लो कोई मसला वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन ये बना, ओ इक्वेशन ये बनी। यहाँ देखेंगे, अब देखो x डबल डैश प्लस p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनी। जरा इसको d वाली फॉर्म में लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। मैंने कहा भाई d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा t का फंक्शन था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x है p स्क्वायर, और यहाँ पर छोटा x आ जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। बना ली इक्वेशन, अब इनका सॉल्यूशन निकाल लो। अब यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ डी स्क्वायर बराबर होगा, अगर ये 0 के बराबर है तो देखो माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस पी सी आयोटा वाई। अब मेरा जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया, जाने दो, कोई मसला नहीं, आगे देखेंगे।
देखो यहाँ से भी अगर मैं डी स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर के बराबर रखूंगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है वहां जाके माइनस पी स्क्वायर होगा, तो डी की वैल्यू यहाँ पे भी प्लस माइनस पी आई आएगी। ये भी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, जाने दो। अब इनका सीएफ निकालना मुझे आता है, निकालता हूँ। अब मैं बोलता हूँ ये मेरे पास टी का फंक्शन था, उसका भी निकालते हैं। इसका जो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा बेसिकली वो क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, वो होगा कांस्टेंट वन के साथ अगर मैं बात करूं कोसाइन पी सी, किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, प्लस करेंगे C2 साइन, किसका फंक्शन है, पी सी, टी का फंक्शन है, और ये बेसिकली आपके पास क्या बना, एक सोल्यूशन बन गया जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सोल्यूशन कहलाता है। इस तरह इसका भी भाई जो मेरे पास x का सोल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा, जी के तो बराबर होगा। मैंने कहा C2 ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कोसाइन px x का फंक्शन था, बल्कि C2 तो मैं ले चुका हूँ, C3 ले लो, कोई मसला नहीं, वैसे ले भी लो तो चलेगा। C4 वो कांस्टेंट है, C4 साइन, यहाँ पे आ जाएगा px ओनली, क्योंकि ये फंक्शन x का था। इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, लिख लो। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे भाई u का जो सोल्यूशन आया C1 कोसाइन PCT पॉजिटिव C2 साइन PCT, ये पहला सोल्यूशन है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, मैंने कहा C3 कोसाइन PX प्लस C4 साइन PX एंड मल्टीप्लाई, ये मेरे पास जो भी सोल्यूशन बना आ गया। अब आपके साथ प्रैंक नहीं हुआ, हर बार नहीं होता, 2 बार हो गया था, तो ये वाला जो सोल्यूशन है आपके पास बड़े काम का है। देखो साइन और कॉस फंक्शन का ग्राफ जब ऐड करते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास जो ग्राफ बनता है वो इस फॉर्म में आता है। तो आपकी स्ट्रिंग जो आपने स्ट्रेच करके छोड़ी थी वो भी एक वेव फॉर्म बना रही थी, जो कि ऊपर भी हो सकती थी नीचे भी हो सकती थी, मैंने आपको बताया था। तब ऐसा है, तो साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का ग्राफ भी तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो फंक्शन आया मेरे पास, जो सॉल्यूशन आया, ये मेरे काम का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, जब तक आप यहाँ तक नोट करो, 2 मिनट का वक्फा देते हैं, फिर आपके पास फिर से शुरू करेंगे। चलो भाई, आपने लिख लिया होगा, तो आज इसके बाद आगे शुरू करेंगे। चलो यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, ये मिट जाएगा। अब ये सोल्यूशन जो है मेरे पास, मेरे बहुत काम का सोल्यूशन है, तो मैं इसको एक दफा यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ। मैंने कहा u इज इक्वल्स टू, कंडीशन क्या बनी, मैंने कहा C1 कोसाइन PCT एंड पॉजिटिव C2 साइन PCT एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप यहाँ नीचे लिख लो। अगला सोल्यूशन क्या आया, C3 कोसाइन PX एंड पॉजिटिव C4 साइन PX। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया था। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे बड़े काम का सॉल्यूशन है। अब मैंने वो चीज पकड़ ली जिससे मेरा सॉल्यूशन आएगा। इतनी मेहनत के बाद मैंने क्या किया, वो चीज पकड़ी है अभी तक जो मुझे सॉल्यूशन दे देगी, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपनी स्टार्टिंग बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस पर। क्या थी, चलो भाई हम यहाँ तक पहुंचे कि हमारा जो काम का सॉल्यूशन है वो हमने पकड़ लिया है। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, मैंने कहा जो मेरी पहली बाउंड्री कंडीशन थी वो बेसिकली थी u0, t इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो यहाँ पर x 0 था, क्या पुट कर सकता हूँ, मैंने कहा देखो uxt फंक्शन मेरे पास हैगा, तो इस uxt की जगह मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा 0, t पुट करके इसके अंदर मैं जहां जहां x है वहां 0 पुट करूंगा। गौर से देखना, देखो यहाँ तो x है नहीं 0 हो सकता, यहाँ पर x है नहीं, पुट ही नहीं कर सकता, यहाँ x आ गया, यहाँ x आ गया। देखो साइन में x 0 पुट करूंगा 0 होगा, cos 0 बदकिस्मती 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास C3 बच जाएगा। मैंने कहा C3 और ये पूरा फंक्शन यहाँ तक आ जाएगा, C1 कोसाइन PCT पॉजिटिव C2 साइन PCT। सही है भाई, इनिशियल कंडीशन पुट कर दी।
अब देखो ये किसके बराबर था, ऑब्वियसली जीरो, जीरो के बराबर था। मैंने कहा C3 टाइम्स C1 कोसाइन PCT पॉजिटिव C2 साइन PCT, और ये मेरे पास सोल्यूशन था, मैंने लिख लिया। अब देखो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट किसी जीरो के बराबर होता है ना, देखो C3 और इस पूरे फंक्शन का प्रोडक्ट जो है जीरो के बराबर है, देख सकते हो। जब ये जीरो होगा तो कोई ना कोई एक चीज लाजमी जीरो होनी चाहिए, या दोनों जीरो होनी चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कोसाइन और साइन वाला फंक्शन अगर मान लो मैं जीरो करता हूँ, जब यही जीरो कर दूंगा तो मेरी जो इक्वेशन बनी हुई है वो वैलिड नहीं रहेगी, यानी कि ये जितना भी फंक्शन हुआ ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो कांस्टेंट नंबर C3 था वो जीरो था, मान मैंने कहा C3 जो होगा यहाँ पर वो जीरो के बराबर आ जाएगा। कोई एक चीज तो जीरो होना लाजमी थी, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता था, तो मैंने छोड़ दिया, तो ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी बात समझ में आती है। अब मेरे पास अगर C3 जीरो है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा C3 जीरो है तो मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर बी में C3 की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ, कि मेरा वही एक UXT का फंक्शन था। तो मैंने कहा पुट C3 इक्वल टू जीरो, कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देता हूँ जीरो। तो मेरा अगर ये फंक्शन है, मैंने कहा u ऑफ x कामा t, और इसके अंदर मैं अगर C3 जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ गौर से देखना, ना तो ये जीरो, ना तो ये जीरो, ना तो ये जीरो। बेसिकली दिस वेरिएबल जो भी ये टर्म है जीरो हो जाएगी, हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो C4 बचेगा और साइन px बचेगा, और मल्टीपल में ये पूरा C1 वाला फंक्शन बच जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो C1 कोसाइन PCT पॉजिटिव C2, यहाँ से आगे चलेंगे ये आ जाएगा साइन PCT। तो मेरे पास अब बेसिकली जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो मैंने पुट की, मेरे पास रिजल्ट बना ये वाला। अब आ जाते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पर, जो कि u ऑफ L, T था वो u के बराबर था और वो भी जीरो था। तो क्या बात समझ में आती है, जहां जहां x है वहां L पुट कर दूं। मैं बात करता हूं, मैंने कहा फॉर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन u ऑफ L, T इज इक्वल टू जीरो। यही क्वेश्चन थी ना भाई, यही कंडीशन दी गई थी मुझे। अब इस कंडीशन को मैं पुट करता हूं, तो मैंने कहा मैं अपने इस सॉल्यूशन में इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर C। एक सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, हर जगह सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को पुट कर दूंगा। जब ऐसा करूंगा तो यहाँ गौर से देखना, u ऑफ L, T यहाँ पुट कर रहा हूं, C4 आ जाएगा, साइन x की जगह क्या आएगा, L आएगा, ये जाएगा साइन PL, इतना हो जाएगा साइन P एंड L, हो गया PL। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सॉल्यूशन पर। मैंने कहा C1, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, T लगा पड़ा है, x तो है ही नहीं ना, चलो ऐसे लिख देता हूँ। मैंने कहा कोसाइन PCT एंड प्लस C2 था, इसके बाद आगे क्या था, साइन PCT। तो मेरे पास ये सॉल्यूशन पहले से था। अब मैंने कंडीशन भी पुट कर दी, क्या ये जीरो के बराबर था, लिखो ना भाई, जीरो के बराबर है, ये जीरो के बराबर है। तो C4 साइन PL एंड C1 कोसाइन PCT एंड पॉजिटिव C2 साइन PCT। तो ये मेरे पास बचा। फिर गौर से देखना, तीन चीजों का प्रोडक्ट अभी भी जीरो है, कोई एक को जीरो होना पड़ेगा, या तीनों को जीरो होना पड़ेगा, या किसी को जीरो होना पड़ेगा। जीरो होना पड़ेगा मतलब मेरा यहां तक आ रहा है, इसको जीरो करता हूं, पूरी लाइन जीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि नहीं हो सकता। इसको जीरो करता हूं, जब भी कुछ नहीं बनेगा, मैंने कहा ये जीरो होगा। मैंने कहा जो मेरा साइन यानी C4 साइन PL जो था वो जीरो था। जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, C4 तो जीरो हो नहीं सकता, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो साइन PL होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जीरो भी तो किसी के बराबर होता है, बेसिकली होता है, किसके बराबर होता है,
मैंने कहा 0 बराबर होगा किसके, साइन एन ऑफ पाई की सीरीज के। साइन एन पाई क्या, कोई सी भी सीरीज दे लो वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, कभी भी आपको वन आंसर नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट है 0 के, देख सकते हो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते नहीं है, बेसिकली रिगोरस रूल होता है उसके हिसाब से हम साइन इनवर्स लेते हैं बोथ साइड पे, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए ये काम कर देते हैं कि मैंने कहा ये दोनों 0 कट जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी p की वैल्यू आई कितनी आएगी, n पाई ओवर l आ जाएगी। यहाँ पर मैं अपनी p की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। मैंने अपनी दो बाउंड्री कंडीशन से जो वैल्यूज निकाली वो मेरी p आई n पाई ओवर l। अब मैं इसको कहाँ पुट करूंगा, सोचने वाली बात है ना भाई, कहाँ पुट करूंगा, बेसिकली इस सॉल्यूशन में जो मैंने बाउंड्री कंडीशन आई थी, बिल्कुल। तो मेरा जो सॉल्यूशन अब बनेगा वो क्या बनेगा, जरा यहाँ से देखेंगे। मैंने कहा ux, जो सॉल्यूशन आएगा मेरा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, इसके ना, ये आ जाएगा C4, ये आ जाएगा साइन, और जहां जहां p है ना वहां n पाई ओवर l पुट कर लेंगे बस। मैंने कहा n पाई ओवर l, और यहाँ क्या था, n पाई ओवर l था, n पाई ओवर l था। बेसिकली मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, गलत पुट कर रहा हूँ बेटा, गौर से देखो ना, मतलब गलती करने का मकसद यही है कि मैं यहाँ गलत पुट कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए सर गलत कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पुट होगा, उसमें क्यों पुट करूंगा भाई, कंडीशन तो मेरी ये बन गई थी ना, तो मैं यहाँ पुट नहीं करूंगा p की वैल्यू, वहां क्यों जा रहा हूँ मैं, वहां से तो मैंने pl निकाला था। तो ये छोटी मोटी मिसकंसेप्शन होती है जिसकी वजह से हम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मिसकंसेप्शन को आपने खत्म भी करना है। तो मैंने आपको गलती करके बता दिया कि आप इसमें क्यों पुट कर रहे हो, उसमें पुट करो ना जहां से उठाया था, ठीक है भाई, वहां पुट करेंगे। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा जो p इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है, मैंने कहा पुट इन इक्वेशन नंबर c में पुट कर देता हूं, जो कि मेरा सॉल्यूशन था। पुट करता हूं, मेरा जो C4 आ गया। C4 के बाद साइन px, यानी कि जो साइन आया उसके अंदर मैं क्या पुट करूंगा, n पाई ओवर l के साथ x आएगा, और यहाँ भी जहां जहां p है वहां पे क्या पुट करोगे, n पाई ओवर l। तो बेसिकली मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई होके मैं फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ, और क्या आएगा वो C1 के साथ होगा, और यहाँ आ जाएगा कोसाइन n पाई ct ओवर l, और प्लस में C2 के साथ साइन के अंदर यही फंक्शन रिवाइंड होगा, n पाई ct ओवर l होगा, और ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया है किसका, n पाई ct ओवर l के अंदर। मेरी बाउंड्री कंडीशंस का काम खत्म हो गया। अब आऊंगा इनिशियल कंडीशन पर, ठीक है, मैंने बाउंड्री कंडीशन का यूज करके अपने सॉल्यूशन तो निकाल लिया। अब इसी को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इनिशियल कंडीशन पे, जो दो मेरे पास और गिवन थी, आ जाते हैं इनिशियल कंडीशन पर। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो। मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो C भी दे चुका हूँ और आगे दिया नहीं है, इसको D का नाम दे देते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर D हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मैंने बात कर ली, और होप सो कि आपको समझ में आई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, काम करना है आपने। चलो भाई, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। अब मेरी जो क्वेश्चन D है वो मेरे काम की है, दोबारा रिवाइंड करके यहाँ लिख लेंगे। तो आपका जो u ऑफ एक्स टी नया वाला बना वो क्या बना, यहाँ से देखेंगे। मैंने कहा u ऑफ एक्स टी जो बना वो बेसिकली क्या बना, C4 साइन n पाई x ओवर l टाइम्स मल्टीप्लाई एंड C1, यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। मैंने कहा C1 यहाँ आएगा कोसाइन n पाई ct ओवर l and positive C2 sine times n pi ct over l। मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर D आ गई थी। यहाँ तक हमने समझ लिया, मिटा देता हूँ, मिटा दिया। अब आ जाते हैं दो इनिशियल कंडीशंस जो आपके पास, ये जो टेम्पोरल कंडीशंस गिवन थी। अब मैं इस पर आ जाता हूँ, यहाँ बात करूंगा। अब देखो, अगर मैं टाइम को 0 यहाँ पुट करता हूँ,
देखो टाइम इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो जहां जहां टाइम है वहां जीरो पुट कर दो। बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, मैंने कहा u ऑफ x कामा जीरो, जो कि मेरे पास किसी fx के बराबर हो सकता है, किसी fx के बराबर हो सकता है। तो मैंने कहा जो fx होगा बेसिकली यही होगा ना भैया, यहाँ अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये बेसिकली fx के बराबर होगा। मैंने fx के बराबर लिया, अब यहाँ जीरो पुट करके आपको दिखा देता हूँ क्या काम हो रहा है। देखो जरा मान के चलना, देखो यहाँ क्या पुट करना है मुझे, t की जगह जीरो, यहाँ t नहीं है, यहाँ t है और यहाँ t है। साइन में जीरो पुट करता हूँ सब जीरो हो जाता है, लेकिन कॉस में जीरो पुट करता हूँ तो कांस्टेंट बच जाएगा जो कि है c1, बेसिकली यही है ना। तो अब यहाँ देखना कि अगर मैं t को जीरो पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है। बेसिकली देखो क्या बचेगा, मैंने कहा c4 साइन n पाई x ओवर l, ये तो बचना ही बचना था, और अंदर यहाँ पर cos 0 1 के बराबर होगा, तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा, c1 बचेगा। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, बिल्कुल आ चुका है। यहाँ तक समझो, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई यहाँ तक हमने समझा कि क्या हो रहा था। अच्छा आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ, हो सकता है आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ना पढ़ी हो, लेकिन यहाँ बात हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, मैंने कहा a1x एक सोल्यूशन है और b2x एक सोल्यूशन है, ये दो सोल्यूशन बेसिकली हैं, और ऐसे जरूरी नहीं कि दो n सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो n सॉल्यूशंस, अगर ये दोनों सॉल्यूशन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कर जाते हैं ना, तो इनका nth सॉल्यूशन का सम करने पर भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो वैलिड रहेगा, मतलब वो भी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये अगर ये दोनों किसी ODE के सॉल्यूशन है तो इनकी एडिशन भी सॉल्यूशन होगी, और इसको हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो ये बहुत बहुत अहम बात है, और मैं यही बात को अब यहाँ रिवाइंड करता चलूंगा। अब देखो ये मेरा फंक्शन था, मेरे पास ये दो प्रोडक्ट में सोल्यूशन आए हुए थे। अब मैंने कहा अब अगर मैं इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करता, इससे मल्टीप्लाई करता, तो देखो दो फंक्शन की सीरीज बनी हुई थी। जब दो फंक्शन की सीरीज बनी हुई थी तो मैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह सकता हूँ कि इन सब का, भाई जाहिर सी बात है सोल्यूशन हो सकता है कम हो, इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी होते हैं किसी क्वेश्चन के, तो भाई उस इनफाइनाइट सोल्यूशंस का भी अगर मैं सम करता हूं, अगर ये सोल्यूशन मेरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, तो इसके जितने भी n सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, उनका सम भी सोल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, यानी कि इन सारे सॉल्यूशनों का सम भी जो होगा वो भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मैंने कहा fx, तो देखो c1 और c4 को मल्टीप्लाई करके मैं कांस्टेंट बना लेता हूँ a, और यहाँ आ जाएगा साइन n पाई x ओवर l, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity। तो मेरे पास बेसिकली पहली चीज तो ये बन गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जरा गौर से देखना, मैं जो अब करने वाला हूँ बड़ा अच्छा काम करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरा ये सॉल्यूशन आ जाता है तो मैं क्या करूँगा। चलो भाई हम यहाँ पढ़ते, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने बात की कि हमने अपनी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन को रखा और हम यहाँ तक इस नतीजे तक पहुंचे। अब आपसे कहता हूँ सेकंड इनिशियल कंडीशन क्या थी। सेकंड इनिशियल कंडीशन थी कि du ओवर dt या fx का जो डेरिवेटिव लोगे t इज इक्वल टू 0 पे, मुझे वो काम करना पड़ेगा इसके साथ, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब इसके साथ मैं करूंगा, जो fx का जो फंक्शन होगा बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू t 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। यानी कि मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ इस फंक्शन का तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद इसके अंदर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, और जो आंसर है उसमें t 0 पुट करना है। यहाँ तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कैसा करना है, ठीक है भाई। वहां तक पहुंच चुके हैं 0। अब 0 बराबर किसके है, इसी के तो बराबर है।
अरे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपने सॉल्यूशंस को निकालने की, तो बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होंगे। अब देखो ये आ गया x का फंक्शन, यानी कि t वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियली कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो जो फंक्शन होगा एज अ कोफिशिएंट ट्रीट होगा और उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा। तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ देखते हैं क्या आएगा। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव, चलो भाई, अब जब इसका डेरिवेटिव लूंगा, मैंने कहा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन तो सेम रहने वाला है c4, या आप इसको नाम दे सकते हो, चलो c4 ही दे दो, कोई मसला नहीं है। कांस्टेंट का अक्सर हमारे पास कोई मसला इतना नहीं होता। देखो ये तो सेम रहेगा, मैंने कहा साइन n पाई x ओवर l, n पाई x ओवर l, और जब मैं इन दोनों के डिफरेंशिएशन पर आऊंगा तो देखो क्या होगा। जब यहाँ कॉस का डेरिवेटिव लूंगा तो बेसिकली वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, माइनस साइन, और इसका जो कांस्टेंट था वो c1 था। ये बात हमने देख के चलनी है, तो उसको जरा अच्छा करके लिखता हूँ। मैंने कहा c1 ऑफ माइनस साइन, अंदर क्या है इसके, n पाई सी टी ओवर l, और इसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि क्या होगा, n पाई सी ओवर l। यहाँ तक बात समझना। अब पहले फंक्शन का ले लिया, अब इसका लेते हैं, इसका कॉस हो जाएगा, बेसिकली कॉस होगा, हाँ ठीक है भाई, c2। इसका जो डेरिवेटिव होगा कितना होगा, कोसाइन n पाई सी टी ओवर l एंड n पाई c ओवर l, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे क्या करना था, t की जगह 0 पुट करना था, तो मैंने कहा t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव आया उसकी जगह मुझे 0 पुट करना है। जहां जहां मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो देखो बेटा सिर्फ साइन का फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा ना भाई, ये तो बच जाएगा, इसका बचना तो लाजिम है। तो भाई ये और ये चीजें बचेंगी जब मैं t को 0 पुट करूंगा। मैंने कहा 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, ये पूरा मैंने सीरीज ली गई थी, आपको मैंने बताया। जब ये 0 होगा तो बेसिकली केवल यही तो बचा। मैंने कहा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं बेसिकली नाम दे देता हूँ b का, ऑब्वियसली b। तो आगे बचना क्या चाहिए, मैंने कहा साइन n पाई x ओवर l बचना चाहिए, और वहां 0 पुट करूंगा तो बेसिकली cos 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, n पाई c ओवर l बचेगा। जब ये देखो समेशन 0 के बराबर है, तो यहाँ से आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि मेरा b 0 होगा, ऑब्वियसली b 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ b आई वो 0 के बराबर आ गई। अभी भी मेरी इक्वेशन d बड़े काम की है, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी को लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ। मैंने कोई रॉकेट साइंस कहीं यूज ही नहीं की, बेसिकली जो चल रहा है उसी को चला रहा हूँ। d के अंदर बात कर रहा था, मैंने कहा b की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब क्या करें, अब थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर यहाँ b 0 हो गया, अच्छा अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर मेरा b 0 हो गया, अब जरा सा फर्ज करो, दिमाग से फर्ज करो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो ये वाला फंक्शन तो बेसिकली 0 हो ही जाना था। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर बनना चाहिए। अगर मेरा b, मैंने क्या कहा, जो मेरा c4 और c2 का प्रोडक्ट मैंने b लिया, और c4 और c1 का प्रोडक्ट, c4 और c1 का प्रोडक्ट मैंने a लिया, जो कि मेरा फंक्शन के अंदर साबित हुआ कि यह a बच रहा है। लेकिन जो मैं बात करूंगा आगे चल के, ये बच रहा था, वो तो मैंने फंक्शन आपको पुट करके दिखाया। लेकिन जब मैंने कंडीशन पुट की तो मेरी b की वैल्यू 0 आ गई। जब 0 आ गई तो मैं अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को आंसर का नाम दूंगा 0, तो ये तो 0 हो जाना है। बचना क्या है, समीशन बचेगा, uxt बचेगा, और ये दोनों फंक्शंस बच जाएंगे। और इन दोनों का जो कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर था, a के बराबर था, मैंने मान लिया था। जब मान लिया था तो बेटा आपकी समस्या यहाँ पे खत्म होने वाली है। मुबारक हो, सोल्यूशन आ चुका है। तो सोल्यूशन क्या होगा, मैंने कहा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देन द सोल्यूशन इज
a times sin n pi x over L and cosine n pi x over L। आपके पास ये जो सोल्यूशन आया वो बेसिकली जर्नल सोल्यूशन है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। तो देखो बहुत ज्यादा एक बड़ा सोल्यूशन था, थोड़ा सा टिपिकल भी लगा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच के इसको समझोगे तो आपको समझ में जल्द से जल्द आ जाएगा। कोई इतनी मुश्किल वाली बात यहाँ नहीं है। और जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो इन सॉल्यूशंस को करने के लिए हम बेसिकली साइन और कोसाइन की सीरीज है और इसमें वेल नोन सीरीज कहलाती है, दिस इज फोरियर सीरीज। उन सीरीज का यूज करके हम इसको बआसानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज हमने सीखा कि हमारी जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसका जो जर्नल सोल्यूशन आया बेटा वो क्या आया, ये आया। तो इस सोल्यूशन का बड़ा हाथ होगा सॉल्यूशन के अंदर और आपको चारों कंडीशंस का यूज करते हुए वहां भी बेसिकली यही काम करने हैं, लेकिन वहां पे कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, यहाँ वैल्यूज गिवन नहीं थी, ये जर्नल सोल्यूशन था इसी वजह से। तो होप्स हो कि आपको ये जर्नल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि आपको अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ वीडियो मिलती रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।